जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका वेलकम। माई सेल्फ अभिषेक। आज का हमारा टॉपिक है आयनन ऊर्जा, चैप्टर 11 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से सबसे एक आयनन ऊर्जा। इंग्लिश में भाई इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चैप्टर आप लोग को एंट्रेंस से भी और बोर्ड से दोनों को एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों से आ सकते हैं भाई, बोर्ड से और एंट्रेंस से, दोनों जगह से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो बोर्ड और आप एंट्रेंस दोनों को आप इजीली कवर कर सकते हो। इसके यूनिट से लेकर के इस पे बेसिस क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके? चलिए अब स्टार्ट करते हैं मस्ती के साथ, फुल मस्ती के साथ। देखिएगा पहला टॉपिक है हमारा आयनन ऊर्जा। सबसे पहले कि आयनन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ध्यान दीजिएगा। आयनन ऊर्जा कॉन्सेप्ट आया कहाँ से भाई? देखिए एक नाभिक है, ठीक, नाभिक के अंदर क्या है भाई, किसी परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या है, ये नाभिक क्या होता है, नाभिक के ऊपर धनावेश होता है। धनावेश किस वजह से होता है उसमें? क्योंकि प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर आवेश क्या होता है? धनावेश। ओके, और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चारों तरफ मूव करते रहते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं भाई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में या नाभिक के बीच में एक ना विद्युतीय बल कार्य करता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युतीय बल कहते हैं। उसी बल का ध्यान में रखते हुए ध्यान दिया गया है यहाँ पे जो विद्युतीय बल का मान आया है वो क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपन R²। ये फार्मूला होल्ड करता है विद्युतीय बल में। यही विद्युतीय बल इन दोनों के बीच में यहाँ पे लग रहा है, जिस वजह से एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में था। ठीक, अब भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं ये लोग, बड़ी आसान, दुनिया बड़ी आसान चल रही थी, चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी। लेकिन तभी क्या हुआ, किसी को इनका मिलना रास नहीं आया। तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जा रहा है। ठीक है, ऊर्जा की वह मात्रा, वह आयनन ऊर्जा पे आते हैं अपन। ठीक है भाई, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको विद्युतीय बल कहते हैं। दुनिया अच्छी चल रही थी, सब चीज़ अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जानने के लिए देखिए। ठीक है, देखिएगा आयनन ऊर्जा में क्या होता है कि कोई भी ऐसा परमाणु जो कि हो उदासीन हो, गैसीय हो, ठीक, तथा पृथक हो। पृथक मतलब सबसे अलग, एकदम अलग। कोई भी ऐसा परमाणु जो गैसीय परमाणु हो या तो उदासीन, ठीक, जैसे हीलियम, कोई भी परमाणु हो, नॉर्मली कोई भी परमाणु, ठीक, और पृथक हो, सबसे अलग, ठीक, उसके बाह्यतम कोश की, उसके बाहर वैलेंस से, बाह्यतम कोश इन द सेंस कहने का मतलब है वैलेंस से, कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ अच्छी चल रही थी, हमसे देखा नहीं गया, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दिए हैं उसी को क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। इज इट ओके? जो एनर्जी दिया जा रहा है, आप कम दे रहे हो या ज़्यादा दे रहे हो, बस भाई इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए अपन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जा रही है या जो एनर्जी दी जा रही है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखिएगा भाई, जो जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो भैया ठीक है, हम आपको कम देंगे ऊर्जा। अब जिसमें जो जिद पकड़ के बैठा है कि भाई हम निकलेंगे ही नहीं, तो उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, सब खेल एनर्जी का है, एनर्जी कम या एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी देना है या एनर्जी लेना है। ठीक, लेकिन आयनन ऊर्जा में क्या होता है ना कि आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है वैलेंस शेल से। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन को आप निकालोगे और एनर्जी दे रहे हो, इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसको आयनन ऊर्जा का नाम दिया गया। आपको एनर्जी यहाँ पे देनी है, यहाँ से लेनी नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से, बाह्यतम कोश से निकलता है तो आपको एनर्जी देनी होती है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है, हमने लिख दिया। मान लो कोई मेटल M है, आप ऊर्जा दिए, यहाँ पे ऊर्जा तो देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, देखो भाई इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव आयन हो जाएगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, -1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसको इस पक्ष लाओगे तो प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा जा सकता है। इज इट ओके? एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक प्लस इलेक्ट्रॉन, और किसी मेटल या किसी धातु में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव लिख देते हैं, जैसा कि मैंने लिखा। ओके, देखिएगा ध्यान से। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप ऊर्जा देते हो तो उसको ना इंथैल्पी, एक टॉपिक है इंथैल्पी,
वो ऊर्जा को नापता है उस सेंस में कि जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो या इलेक्ट्रॉन मुक्त हो, या आप ऊर्जा को दे रहे हो निकालने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, उस दोनों के केस में एक एंथैल्पी का बड़ा रोल आता है। वो उस एनर्जी को नापता है जो एनर्जी इस गिवन रिएक्शंस में निकल रही है या देनी पड़ रही है। ये एंथैल्पी उसको मेजर करता है, नापता है। तो यहाँ पे भी भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दी गई होगी, उसको मैं कह दिया एंथैल्पी। ठीक, उसी एंथैल्पी को, उसी ऊर्जा को यहाँ पे आयनन ऊर्जा कहेंगे। इज इट ओके? ठीक है भाई, दो चीज़ें होंगी, या तो ऊर्जा मुक्त होगा या तो ऊर्जा देना पड़ेगा। लेकिन आयनन ऊर्जा में आपको इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश से निकालने के लिए आपको ऊर्जा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊर्जा देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एंथैल्पी का मान धनात्मक आता है। ठीक है, जब ऊर्जा सोखी जाती है या मतलब दी जाती है, उस केस में एंथैल्पी का मान क्या आता है? धनात्मक। और जस्ट उसका रिवर्स, जब रिएक्शंस हो और ऊर्जा मुक्त हो, उस केस में एंथैल्पी का मान क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, जब ऊर्जा मुक्त होती है तो उस केस में एंथैल्पी का मान क्या आता है? ऋणात्मक आता है, नेगेटिव। और जब ऊर्जा दी जाती है, जैसा कि आयनन ऊर्जा में दिया जा रहा है, उस केस में सोख ली गई ऊर्जा, उसको क्या बोलते हैं भाई? एंथैल्पी वहाँ पे क्या होती है? धनात्मक होती है। ओके, जब ऊर्जा दी जाती है तो एंथैल्पी धनात्मक, जब ऊर्जा निकलती है तो एंथैल्पी ऋणात्मक। पक्की बात? चलिए भाई, अब आयनन ऊर्जा का बात कर लिए, ऊर्जा कहाँ से जनरेट हुआ ये बात कर लिए, कौन सी ऊर्जा, कहाँ की ऊर्जा। ठीक, इलेक्ट्रॉन और नाभिक को एक दूसरे से दूर करने की ऊर्जा, ऐसा भी कह सकते हो। आप दूर कर रहे हो, इन दोनों के बीच में आप दरार डाल रहे हो एज अ एनर्जी के फॉर्म में, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं क्या कह रहा हूँ? आयनन ऊर्जा कह रहा हूँ। ये आयनन ऊर्जा यहाँ पे एक विलन का काम कर रहा है, जो कि नाभिक को इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। इज इट ओके? अब भाई ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक, हम लोग अब आयनन ऊर्जा का मात्रक पढ़ने जा रहे हैं कि मात्रक क्या क्या होता है। आप मेजर कैसे करोगे? यदि कहीं पे आयनन ऊर्जा दिया है तो आप समझोगे कैसे कि ये आयनन ऊर्जा दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा, हर एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक तरीके से दी गई ऊर्जा ही है। तो यहाँ पे पहला मात्रक जो है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पहला ये मात्रक है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है आयनन ऊर्जा के लिए। ठीक, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 जूल। ठीक है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 जूल। अब देखिएगा, दूसरा जो यूनिट है, पहला तो भाई ये हो गया, पहला आपने ये देख लिया। दूसरा जो यूनिट होता है भाई मात्रक, वो होता है किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। अब आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन या एक मोल मॉलिक्यूल से, एक मोल परमाणु का निकालना रहेगा, कितना ऊर्जा, आयनन ऊर्जा निकला, तब आपको ये वाला यूनिट यूज़ करना पड़ेगा। नहीं तो एटम के लिए, एक परमाणु के लिए यूज़ करना है, परमाणु के लिए ये, और यदि एक मोल के लिए पूछा जाएगा तो ठीक। अब भाई ये दो मात्रक मेनली होते हैं आयनन ऊर्जा के, तो इन दोनों में एक रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना रहे या इसको इसमें कन्वर्ट करना रहे, दोनों ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। पक्का याद रहेगा भाई, नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयनन ऊर्जा का परिभाषा, आयनन ऊर्जा का मात्रक, आयनन ऊर्जा आया कहाँ से, ठीक है, ये सब का क्यों आयनन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आया ये भी बताया मैंने। प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। ठीक, क्रमिक आयनन ऊर्जा। ठीक, आयनन ऊर्जा की बात अब लोग कर लिए हैं, अब आती है क्रमिक आयनन ऊर्जा पे। क्रमिक आयनन ऊर्जा कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा भाई। क्रमिक आयनन ऊर्जा मतलब क्रम बाई क्रम आप आयनित कर रहे हैं। ठीक है, अब किसको आयनित कर रहे हैं भाई? जो आयनित होने लायक रहेगा उसी को ना करोगे। तो कौन कौन से तत्व हैं जो आयनित होंगे, किस कौन क्रमिक आयनन ऊर्जा को सपोर्ट करेंगे, कौन सपोर्ट नहीं करेंगे? भाई सब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होना तो नहीं चाहता, या दूर करना आसान तो होता नहीं है। तो उनको दूर करने के लिए, ये जो आसानी से दूर हो जाए उनको तो भाई कम ऊर्जा देनी पड़ेगी निकालने के लिए, और जो बहुत मुश्किल से होंगे उनको बहुत ज़्यादा आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आते हैं क्रमिक आयनन ऊर्जा पे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव आयनन एनर्जी। ठीक है, क्रमिक आयनन ऊर्जा में क्या होता है कि सबसे पहले कोई धातु है, एम धातु, मेटल है कोई, आपने क्या किया,
हीट दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे भाई मैंने कहा कि आयनन ऊर्जा के केस में आपको ऊर्जा देनी पड़ती है, मैंने यहाँ पे ऊर्जा दिया, ऊर्जा देते ही एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसके ऊपर एक धनावेश आ गया। तो भाई एक धनावेश आया तो ये प्रथम आयनिक ऊर्जा है, तो उसको मैं बोल दिया कि पहला जो आयनन ऊर्जा दिया गया है उसको मैं IE1 कह दे रहा हूँ, ठीक है। अब ऑलरेडी आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, नाभिक के ऊपर पॉजिटिव बढ़ गया, नाभिक के ऊपर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई। अब जैसे ही प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, सारे इलेक्ट्रॉनों का जीभ लपलपाने लगा, वो और तेज़ी से प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा काफ़ी खतरनाक, डेंजरस हो जाएगा और वो तेज़ी से एक दूसरे को और खींचने लगेंगे। अब आप जो दूसरी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, याद रखिएगा दूसरा जो देने जा रहे हो आप, पहले वाले से क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। आप ही सोच के देखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नाभिक के ऊपर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूम रहे हैं वैलेंस शेल में, वो क्या करेंगे, प्रोटॉन के साथ और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ लाए, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले, तो भाई फिर देखो दो धनायन हो गए। उसी तरह दूसरे वाले से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर क्या होगा, 3 धनायन हो गए। तो देखिए आप ही सोचिए, अब आप भी बता सकते हो कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा की मात्रा किस में है, तीसरे में, फिर दूसरे में, फिर पहले में, इसलिए मैंने ये ऑर्डर लिखा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन निकालते ही प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ते ही इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन काफ़ी तेज, आकर्षण काफ़ी तेज, ऊर्जा देनी होगी उनको, निकालने के लिए ऊर्जा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये ऑर्डर, ओके। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें आयनन ऊर्जा को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला परमाणु त्रिज्या। अब भाई आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन ऊर्जा क्या है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन। साइज छोटी, मान लो परमाणु त्रिज्या में अपन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ध्यान देना। एक परमाणु का ऐसे इतना बड़ा है और दूसरा परमाणु इतना बड़ा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला परमाणु इतना बड़ा है और दूसरा इतना, ठीक। यहाँ पे एक नाभिक है, यहाँ पे अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन इसके भी बाहर है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कि यहाँ पे, ऑब्वियस है भैया यहाँ पे होगा, क्योंकि साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, काफ़ी कम, और अट्रैक्शन ज़्यादा। जहाँ पे साइज छोटी होगी वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे ऊर्जा की मात्रा आपको ज़्यादा देनी होगी। भाई जहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन है वहाँ ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा देनी होगी ना, दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक को। इस वजह से जिसकी भी परमाणु त्रिज्या छोटी होती है उसमें आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे परमाणु त्रिज्या, परमाणु का साइज काफ़ी बड़ा है तो आयनन ऊर्जा का मान आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम देना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए भाई, परमाणु त्रिज्या इसी वजह से आयनन ऊर्जा के बढ़ने से परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलिए भाई, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं तो नीचे चीज़ें नहीं दिखेंगी तो मैं ऊपर भी लिख रहा हूँ, ठीक। ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए भाई, परमाणु त्रिज्या आपको समझ में आ गया, क्रमिक आयनन ऊर्जा भी समझ में आ गया, उसका ऑर्डर क्या होता है ये भी समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा, परमाणु त्रिज्या। दूसरा आता है नाभिकीय आवेश। भाई नाभिकीय आवेश जस्ट मैंने अभी बताया कि नाभिकीय आवेश के बढ़ने से आयनन ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। भाई आप एक इलेक्ट्रॉन निकाले, नाभिकीय आवेश बढ़ गया, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई। जैसे ही नाभिकीय आवेश आप बढ़ा रहे हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, आप नाभिकीय आवेश मतलब एक प्रोटॉनों की संख्या बढ़ा रहे हो, जैसे ही प्रोटॉनों की संख्या बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों का जो एक्सटर्नल अट्रैक्शन है, बाहरी जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। उस वजह से नाभिकीय आवेश के बढ़ने से आयनन ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एग्जाम्पल से देखिए आप, जब भी आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, देखो मेरा बाएं से दाएं आवर्त सारणी में जाते हो, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। आप बाएं से दाएं ऐसे जा रहे हो आवर्त सारणी में, साइज क्या हो रही है, छोटी हो रही है। सब लोग कहते हैं साइज छोटी होती है, ऐसा क्या हो रहा है कि साइज छोटी हो रही है। देखिएगा,
प्रोटॉनों की संख्या आप बाय वन ऐड करते जा रहे हो, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। प्रोटॉनों की संख्या ऐड करने के बाद जैसे आप प्रोटॉन 1 बाय 1 ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक में, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनका प्रोटॉनों से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है तो उनको छुड़ाने के लिए आपको आयनन ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, ऊर्जा का मान आपको ज़्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ओके, इसी वजह से ध्यान रखिएगा, लिख लेना नाभिकीय आवेश, मात्रा पे भैया ना मात्रा कुछ गड़बड़ होगा तो देखिए माइंड मत करिएगा, भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जो होता है, सॉरी नाभिकीय ऊर्जा नहीं, मुझे नाभिकीय आवेश लिखना चाहिए। नाभिकीय आवेश जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है भाई, आयनन ऊर्जा या आयनेशन एनर्जी की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नाभिकीय आवेश किसके प्रोपोर्शनल होता है, आयनन ऊर्जा। चलो भाई ये हो गया। तीसरा पॉइंट, नाभिकीय प्रवेश, पेंट्रेशन इफेक्ट। ठीक, चलो भाई पेंट्रेशन इफेक्ट दूसरा हो गया। पेंट्रेशन इफेक्ट से आने से पहले ना थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आ जाते हैं, उसको थोड़ा लास्ट में समझाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे कैसे इफेक्ट पड़ता है भाई, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये तो हो गया भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो भाई सब लोग आता है भाई, आप लोग 1:2 बोरबरी का नियम प्लस आप बाउ के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखना है। तो देखो, जब भी किसी भी तत्व के परमाणु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो आप 1:2 2:2 ये ध्यान देते हो कि जो उसके उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यदि वो पूरी तरीके से भरे हों या आधा भरे हों तब उसको ज़्यादा स्थायी कहा जाता है। जब भी परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन को भरते, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो परमाणु का, तो क्या देखते हो कि जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं उपकोषों में, एस में, पी में, डी में, एफ में, जो उपकोष हैं एस पी डी एफ में इलेक्ट्रॉन भरते हो आप। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई जब ये पूर्णतः भर जाता है तो बहुत स्थायी हो जाता है, और आधा भी भरता है तब भी ये स्थायी रहता है। और जो चीज़ स्थायी है, जो चीज़ ऑलरेडी स्टेबल है, जो कि किसी से ना लेना चाहता है ना किसी से देना चाहता है, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो ऊर्जा की मात्रा आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, वो निकलना ही नहीं चाहता, नाभिक से उसका अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा हो गया है, जिस वजह से आपको उसको निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा देनी होगी। उस वजह से ध्यान रखिएगा, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व का पूर्णतः भरा हुआ है या आधा भरा है, जितने उपकोषों में मैक्सिमम अधिकतम जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी जाती है उससे आधा भी भरे हैं, तब भी वो क्या होंगे, स्थायी होंगे, और वहाँ पे आयनन ऊर्जा आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 उपकोष मेनली होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, एस में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ओके, 2 6 10 आप इतना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उनके उपकोषों में भर सकते हो। ये एस पी डी एफ क्या है, उपकोष, ये उपकोष है भाई, इतना आप इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो। ठीक है, हम बड़े खुश थे भाई इतना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप कोई तत्व, एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छे समझेंगे, कोई तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे करें, जैसे कि नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो 1s2 2s2 2p3, यही लिखते हो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 1s2 2s2 2p3, और आप उसी जगह आप रख दो ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। इन दोनों में इनके उपकोषों में आधे इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के आधे इलेक्ट्रॉन किस में भरे हैं, नाइट्रोजन में। अधिकतम पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6, लेकिन यहाँ पे कितने भरे जा रहे हैं, 3। तो ये इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्थायी होगा। और जो तत्व ज़्यादा स्थायी है, ध्यान रखिएगा, बस एक शब्द में याद करिए, एक वाक्य में याद करिए, चीज़ों को समझिए कि जो जितना ज़्यादा स्थायी है उसको उसके बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये पी वाला ये आधा भरा हुआ था, ये भैया आधा नहीं भरे हुए थे, ये इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्थायी। ओके, अब आप इसी जगह नियॉन ले लेते,
ठीक है। और नियान का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो भैया ध्यान दीजिएगा 1s2 2s2 2p6 परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो इस वजह से 2 2 4 6 10। अब देख रहे हो यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है, इसका मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल या स्थायी होगा। तो यहाँ पे जो आपको आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी वो काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा नाभिकीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करता है, कैसे, आधा भरा होने से या पूर्णतः भरा होने से। ठीक, लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नाभिकीय प्रवेश। इतना नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, समझने वाली चीज़ों का आप अपने वर्ड्स में पेन कॉपी लेके आप बैठे हैं, नोट करते जाइए। आपके पास आप टिप करके वीडियो को पॉज करके आप इजीली किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट्स कर सकते हैं। चलिए भाई, लास्ट टॉपिक पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, नाभिकीय प्रवेश प्रभाव। नाम से पता चल जा रहा है कि नाभिकीय प्रवेश प्रभाव ये चीज़ कब मार्केट में आई, ध्यान दीजिएगा। ये तब आया जब दो कोष में आपस में कंपेयर करना होता है ना, तब मैटर फंसता है। मान लो जैसे 2s और 2p, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, ठीक है, और आप जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, एक जगह 2s आ रहा है, एक जगह 2p आ रहा है। हम बड़े कंफ्यूज थे कि किसका आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब जो आयनन ऊर्जा अब जो आप कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हो वो है नाभिकीय प्रवेश प्रभाव। SPDF में नाभिकीय प्रवेश प्रभाव सबसे ज़्यादा S का होता है, फिर P, फिर D, फिर F का होता है। क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे? भाई उनका आकार, वो जो डम्बेल, डबल डम्बेल P में, D के भी डबल डम्बेल, P के 3 होते हैं भाई ऑर्बिटल्स। आप जब ऑर्बिटल बनाओगे PX, PY, PZ, P के, D के कितने होते हैं 5, dx स्क्वायर, dy स्क्वायर, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। 5 आप उसके ऑर्बिटल बनाओगे और f के भी ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, f के ऑर्बिटल थोड़े टिपिकल होते हैं, 7 ऑर्बिटल। उनको जल्दी जनरली आपके सिलेबस में नहीं है ड्रॉ करना, बस आप SPDF के बारे में जानिए कि SPD में S का सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये जो नाभिक के सबसे पास जब आप इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नाभिक के सबसे पास रहते हैं इन केस ऑफ S, क्योंकि S का जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, गोलाकार। वहाँ पे क्या होता है, चारों तरफ एक जैसे, होमोजीनियस, पूरा समांगी, चारों तरफ एक जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है PDF के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, और P में उससे थोड़ा दूर। S क्या है, नाभिक के सबसे पास S ऑर्बिटल, तो इसलिए S का सबसे ज़्यादा, P का S के कंपैरिजन में थोड़ा दूर, फिर D का, फिर F का। ये है नाभिकीय प्रवेश प्रभाव। इफ कभी भी 2s और 2p में सिर्फ 2s और 2p का कंफर्म करने के लिए पूछ लिया जाए कि आयनन ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी, तो S की, क्योंकि नाभिक के सबसे पास। इफ ऐसी नौबत आती है तो ओके। पेनिट्रेशन इफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब ध्यान रखिएगा कि आयनन ऊर्जा का वेरिएशन या आयनन ऊर्जा में चेंज कैसे होगा। सोचिएगा, आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हो। देखिए मेरा आवर्त सारणी जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का, मैंने प्रीवियस लेक्चर, मेरे एक वीडियो है पीरियोडिक टेबल, आप उसको देखिए, उसमें मैंने इन वेरिएशन के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आप उसमें देखिएगा कि जब आप आवर्त सारणी में दाएँ से बाएँ जाते हो, ध्यान देखिए, दाएँ से बाएँ छोड़िए, वर्ग और आवर्त ध्यान दीजिएगा। जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो उसको कहते हैं सब लोग आवर्त में जाना, बाएं से जाना। अब आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाओगे तो उसको कहते हैं कि भाई आवर्त। जब आप ऊपर से नीचे जाते हो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग। आप लेफ्ट टू राइट जब आवर्त सारणी में जाते हो तो जो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। जब परमाणु त्रिज्या घटती है तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अब जब वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाते हो, परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। साइज क्या हो रही है, एटम का बढ़। जब एटम का साइज बढ़ रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकालने में काफ़ी कम अमाउंट ऑफ ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे वर्ग में आने पे देखिए वर्ग में क्या होता है। जैसे एग्जांपल लें हम पहला ग्रुप, हे लीना की रब से फरियाद, हे लीना की रब से, क्या बोल रहे हैं सर, ये सब चीज़ें आवर्त सारणी में है। मैंने ट्रिक भी बताया है कि पीरियोडिक टेबल को लर्न कैसे करें, आप वहाँ पे इसको रीड करिएगा, बहुत इजीली आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। ठीक है, हे लीना की रब से फरियाद। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ईजी हो जाएगा, तो आपको ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या
वर्ग में कैसे निर्भर करता है, आवर्त में कैसे निर्भर करता है, इन बातों का ध्यान हो गया, चीज़ें समझ में आ गई। तो भाई आयनन ऊर्जा को ध्यान में रखना है तो पहले आयनन ऊर्जा की परिभाषा, फिर आयनन ऊर्जा किन किन कारकों पे निर्भर करता है। कोई भी न्यूमेरिकल्स मैं करवाने आने वाले वीडियोस में मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, BHUA के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराऊंगा। उसमें आयनन ऊर्जा से बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हैं कि आप उनसे यूनिट पूछा है, कितने क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट यूनिट पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जूल, किलो जूल पर मोल, यूनिट ऑप्शंस में यूनिट भी दिए। लेकिन अब आपसे वेरिएशन पूछ ले कि कैसे निर्भर करता है आयनन ऊर्जा किन किन फैक्टरों पे, तो आपको इन चारों बातों का ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी चारों पॉइंट्स एकदम आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि जब आपको दो एलिमेंट्स या दो तत्वों के बीच का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको ये कंपेयर करना होगा कि किसका आयनन ऊर्जा ज़्यादा है किसका कम है, तो आपको चारों बातों का ध्यान रखना है। पहला परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाभिकीय प्रवेश प्रभाव और नाभिकीय आवेश। चलिए भाई चारों पॉइंट का आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो बस भाई इन सब चारों पॉइंट को अपने आज इजी पेन कॉपी पे नोट करिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करने के बाद चीज़ों को बार बार दोहराइए। ऐसा नहीं कि वीडियोस को देखने के बाद आप सिर्फ पेन कॉपी का यूज़ नहीं कर, प्लीज़ पेन कॉपी का यूज़ करिए, नोट करिए चीज़ों को। जो चीज़ें और एडिशनल आपको चाहिए पढ़ना आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर उनको करो जिनको इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में, साथ में आने वाले जो भी वीडियो से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।